हेलो, आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर जो मैथ क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और उस ग्रुप डी की जो सीरीज़ है उसकी 3 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो अगर आपने वो क्लासेस पहले नहीं देखी है तो जाके आप पहले वो क्लासेस दे सकते हो। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो डायरेक्टली जाकर भी आप वो देख सकते हो। तो उन क्लासेस को आप पहले देखिए, क्योंकि अगर आप सीरीज़ वाइज पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और ये बिल्कुल जो 2018 में जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी उसी की मैथ के क्वेश्चन है ये। तो आपके जो नेक्स्ट जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है 2021 में, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। और इसके साथ ही साथ आपकी जो ग्रुप डी की जो मैथ की जो प्रैक्टिस है, ग्रुप डी की क्या पूरी अगर मैथ की प्रैक्टिस ही है तो मैथ की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आए 2018 में मैंने वो कंप्लीट क्वेश्चन लिए और कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। हर सीरीज क्वेश्चन की आपके पास सीरीज आती रहेगी, आपको मैं हर क्वेश्चन को करवाऊंगा। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन आपके पास हो या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ना समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, तो मैं उससे आपको वहाँ पे आपका जो डाउट्स है वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो डायरेक्टली मैं आज से जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेता हूँ मैं पहले डायरेक्टली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा आज, ये क्वेश्चन है एक कोण शंकु से रिलेटेड। जो कोण शंकु है उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवर्तीय जो शंकु है या कोण है या कोण, इसकी हाइट या ऊंचाई और स्लांट हाइट, एक तो हाइट दे रखी है और एक स्लांट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, और स्लांट हाइट या तिरछी ऊंचाई या स्लांट हाइट है वो क्रमशः क्या है 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, मतलब इसमें जो शंकु की जो ऊंचाई है वो तो है 24 सेंटीमीटर और जो स्लांट हाइट है तिरछी ऊंचाई है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला है कि इसमें अपन को जो पाई है उस पाई का जो मान लेना है वो अपन को 27 लेना है। पाई की जो वैल्यू है 22/7 जो होती है, मतलब पॉइंट जो होती है वो नहीं लेनी है अपन को, 22/7 लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है 22 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है अपन को, कट सरफेस एरिया निकालना है अपन को। ठीक है, पाई का मान 20 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या करना है अपन को, पाई का मान 22/7 मानते हुए कोण या शंकु की हमको क्या करना है, कट सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ आगे लिख देता हूं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद करो। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद करो। क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि एक लंबवर्तीय शंकु या कोण है उसकी जो स्लांट हाइट है या ऊंचाई है या हाइट है, और इसकी जो स्लांट हाइट होती है मतलब कोण की है तो जो हाइट है वो, और उनकी जो तिरछी जो होती है, कोण ऐसे तो बनता है ना, कोण अगर अपन बनाएंगे तो कोण ऐसे तो बनेगा ना, ये रहा। ठीक है, सॉरी अगर हम कोण बना रहे हो तो कोण ऐसे तो बनेगा ना, तो इसकी जो स्लांट हाइट है ना ये तिरछी ऊंचाई है, ये क्या एल से दोनों शो करते हैं अपन, तो इसकी क्या है स्लांट हाइट है, ये तिरछी ऊंचाई है, स्लांट हाइट है, तो इसको अपन ऐसे ही तो करेंगे ना। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसकी तो तिरछी ऊंचाई है, स्लांट हाइट है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है, और जो ये हाइट है ये कितनी है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपन क्या करना है, कट सरफेस एरिया निकालना है, शंकु की जो हाइट है ना, शंकु की जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो अपन को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अपन को पहले ये देखना है कि निकालना क्या क्या है शंकु की कट सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है अपन को, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कट सरफेस एरिया। तो अपन को पता है कट सरफेस एरिया होता है, और ये निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पाई आर एच। ठीक है, क्या होगा, पाई आर एच होगा। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है अपन को, शंकु का जो कट सरफेस एरिया नहीं अपन को निकालना है, तो उसके लिए जो अपन के पास फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा पाई आर एच होगा। अपन को पता है पाई की वैल्यू अपन को दे रखी है, 22/7 दे रखी है, आर है तो आर अपन को निकालना है, लेकिन एच अपन को दे रखी है,
एच अपन को दे रखी है, आर अपन को निकालनी है। तो आर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इसका आर का एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। क्या होता है, आर निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हो आगे निकल के आता है वो आता है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस सॉरी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर तो निकाल ही रहे हैं अपन, सॉरी वो ध्यान नहीं रहा, आर तो अपन निकाल ही रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर मतलब स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। स्लांट हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, यहाँ पर स्लांट हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है 25। तो 25 का स्क्वायर डाइट कर रहा हूँ मैं, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होगा 576 होगा। ठीक है, इनको अब माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, और ये 8 और ये 4 आ गया, 49 आ गया। 49 आ गया तो इसको अपन 49 को इसमें जो ये रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा। 7 क्या आ गया, आर की वैल्यू, आर कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। कितना आ गया यार हमारे पास, आर हमारे पास आ गया 7 आ गया यार। ठीक है, आर हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, आर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया, यहाँ से अब अपन को पता है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 तो होता है ना, तो यहाँ पे जैसे अपन रूट को उठाएंगे तो यहाँ पे 7 आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूले में मान लिख दीजिए, कट सरफेस एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका सॉरी पाई आर एच होता है। पाई की वैल्यू अपन को दे रखी है 22/7 इंटू आर हमारे पास 7 आएगा। ऐसे हमारे पास कितना दे रखा है 24 दे रखा है। ठीक है, 7 से 7 काट दिया, 24 इंटू 22 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 22, तो ये तो 440 हो गया, और ये हो गया 22 दूनी 44, 44 4 8 4 इतना आएगा क्या, गलती कर दी मल्टीप्लाई में, कहाँ पे गलती की है, 22 दूनी 44 और 22 44 दोबारा से कर ही देते हैं अपन, 4 8 4 8 2 4 2 4 8 अच्छा 528 सही है। यहाँ पे अपन ने एक नहीं जोड़ा, अपन ने 528 सेंटीमीटर ये आएगा अपन का कट सरफेस एरिया। कितना आएगा 528 कट सरफेस एरिया हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, उतार लीजिए क्वेश्चन को, आप उतार लीजिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कट सरफेस एरिया था। इसका अपन को ये देखना है कि उसने पूछा क्या अपन से उसने पूछा क्या, पहले अपन को उस बात का ध्यान रखना है। पूछा क्या अपन को, उसने शंकु का कट सरफेस एरिया पूछा, कोण का अपन को कट सरफेस एरिया निकालना है। तो कट सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है पाई आर एच। हमारे पास पाई दे रखा है, एच दे रखा है, एच ये रहा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, बट उसने आर नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, आर नहीं दे रखा है। तो आर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है कोण के लिए एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। तो हमारे पास स्लांट हाइट कितनी रखी है 25 दे रखी है, इसका स्क्वायर कर दिया, 24 दे रखा है उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को माइनस करेंगे तो 49 निकल के आएगा अंडर रूट में, अंडर रूट आएंगे तो यहाँ पे 7 आ गया। तो मतलब कहने का मतलब हमारे पास जो आर की वैल्यू है हमारे पास निकल के आ गई 7। अब इसमें जो अपने पास फॉर्मूला है कट सरफेस एरिया का, उसमें अपन ने वैल्यू पुट कर दी। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 22/7 पाई का मान, आर की वैल्यू अपने अभी 7 निकाली है और एच की वैल्यू 24 है, ये दोनों को काट दिया, 24 इंटू 22 528 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कोई भी फिर भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो या आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई नया क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपका जो डाउट्स है वो क्लियर करवा दूंगा। तो आप मेरे को वो क्वेश्चन बता सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 60 टोटल विद्यार्थी है। क्या बता रहा है वो क्वेश्चन बता रहा है कि एक कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है, जो विद्यार्थियों के स्टूडेंट की संख्या भी कितनी है 60 है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है टोटल हमारे पास 60 निकल के आती है। ठीक है, इसमें देखिए 29 ने गणित, 29 ने गणित व ये 29 है, 29 ने गणित व 32 ने जीव विज्ञान बायोलॉजी ली व 22 ने जीव विज्ञान या बायोलॉजी ली, जीव विज्ञान या बायोलॉजी ली। ठीक है, इंग्लिश वाले में साथ में इंग्लिश भी वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो अभी क्या कि मतलब पूरा क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो फिर वो क्वेश्चन निकलने में टाइम चला जाएगा, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो आप वो नोट कर लेना। ठीक है,
तो क्या था कि क्वेश्चन में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना कहती है, कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी थी, हमारे पास 60 थी। ठीक है, इसमें 29 ने तो क्या ले रखा है, गणित ले रखा है, वह 32 ने जीव विज्ञान ले रखा है, बायोलॉजी ले रखी है। 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी एक का भी चयन नहीं किया। 8 विद्यार्थियों ने किसी एक विषय का भी चयन नहीं किया, किसी भी विषय का चयन नहीं किया, विषय का चयन नहीं किया। ठीक है, 8 विद्यार्थियों ने किसी भी विषय का चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय लिए? कितने विद्यार्थियों ने, क्वेश्चन आ रहा है, कितने विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान या बायोलॉजी या गणित या मैथ्स लिया। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा से बोल देता हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, उसमें से 29 ने 29 ने गणित लिए, मैथ्स लिए, और उसमें 32 ने 32 ने जीव विज्ञान लिए, बायोलॉजी लिए। ठीक है, 8 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दोनों विषय नहीं लिया, वो बोले से हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। 8 विद्यार्थियों ने कोई भी विषय नहीं लिया। ठीक है, कितने विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और गणित दोनों लिए? ठीक है, अगर 8 ने दोनों नहीं लिए तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने जीव विज्ञान और गणित दोनों लिए हैं? ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं कि टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 60 है। ठीक है, 29 ने गणित लिया है। अगर 29 ने गणित लिया है तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित नहीं लिया? भाई 60, अगर 29 ने गणित लिया है तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित नहीं लिया? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित नहीं लिया? गणित नहीं लिया। ठीक है, किससे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गणित नहीं लिया? कितने ने लिया? टोटल हमारे पास 60 है। 60 में से 29 ने अगर लिया है तो कितनों ने नहीं लिया? 31 ने नहीं लिया। आया समझ में? अगर टोटल विद्यार्थी हमारे पास 60 है और 29 ने ऑलरेडी मैथ्स ले रखी है, गणित ले रखी है, तो कितनों ने नहीं ली? 31 ने। 60 माइनस 29, 31 ने नहीं ली। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या लिया? जीव विज्ञान नहीं ली, जीव विज्ञान या बायोलॉजी नहीं ली, जीव विज्ञान या बायोलॉजी नहीं ली। अगर 32 ने ली है, 32 ने ली है, तो कितनों ने नहीं ली? कितनों ने नहीं ली? 28 ने। आया समझ में? आया समझ में? अगर जीव विज्ञान बायोलॉजी 60 ने 32 ने ले रखी है तो कितनों ने नहीं ली? 28 ने नहीं ली। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 59। कितना आएगा? 59। टोटल 59 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मैथ और जीव विज्ञान दोनों ही नहीं ली, दोनों ही नहीं ली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 8, ये बोल रहा है कि 8 विद्यार्थियों ने नहीं ली। तो अगर 8 विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान नहीं ली है तो कितने ऐसे विद्यार्थी है? कितने ऐसे विद्यार्थी है? भाई अपन को कैसे यार निकालना पड़ेगा कि इनका उल्टा तो निकालना पड़ेगा ना। अगर आपने ले रखी है तो कितनों नहीं ली है, अगर तो नहीं ले रखी है तो कितनों नहीं ली है। क्वेश्चन ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अगर 8 ने दोनों का चयन नहीं किया है तो कितने ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने दोनों का चयन किया है? दोनों का चयन किया है। कितने ऐसे विद्यार्थी है? तो 60 माइनस 8, 52। कितनों ने चयन किया है? 52 ने। भाई अगर 8 ने चयन दोनों विषयों का नहीं किया है तो कैसे, कितने ऐसे विद्यार्थी है तो दोनों ने दोनों का चयन किया है? अब यहाँ पे हमारे पास है 59। 59 क्या है? ये 59 है जिन्होंने दोनों विषय का चयन नहीं किया। 59 क्यों? 32 अगर ले रहे तो 28 नहीं ले रहे हैं, 29 मैथ्स ले रहे तो 31 नहीं ले रहे, तो ये कितने नहीं लेने वाले, और ये कितने आगे लेने वाले हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 7 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों ले रहे हैं, दोनों विषय को। कहीं ना कहीं ये 59 है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय में तो पढ़े है ना, कोई ना कोई विषय में तो ले रहे हैं ना। और ये 52 है, ये 52 कौन है? 52 है जो लेने वाले, वो जो मतलब सब्जेक्ट है वो लेने वाले, सब्जेक्ट लेने वाले। और 59 है वो नहीं लेने वाले, तो कहीं ना कहीं वो साथ निकल के आ रहे, साथ नहीं निकल के आ रहे, कहीं ना कहीं दोनों विषय लेने वाले हैं, दोनों विषय लेने वाले कहीं ना कहीं साथ निकल के आ रही है, तो ये 7 है वो दोनों विषय लेंगे। तो 59 माइनस 52 कितना? 7 विद्यार्थी जो दोनों विषय लेने वाले हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए क्वेश्चन को आप। फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप मेरे को दोबारा बोल सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो है कि एक पानी का एक टैंक है, जैसे वो क्वेश्चन आते हैं ना, ये पाइप टैंक वाले वो क्वेश्चन है कि कोई पानी का टैंक है तो टैंक मान लो कि कोई भी टैंक XYZ है, XYZ 3 टैंक है। कितने टैंक है? XYZ 3 टैंक है। क्या कर रहे हैं 3 टैंक? ये 3 टैंक 5 घंटे में भर जाता है। मतलब इन टैंक XYZ 3 प्रकार के नल है। क्या है? एक टैंक है, उनमें जो XYZ 3 प्रकार के क्या है नल है, उन नल क्या है, नल है XYZ 3 नल है कि इन तीनों नलों के माध्यम से जो टैंक है वो 5 घंटे में भर सकते हैं। अपन टैंक का वो कितने घंटों में भर सकते हैं? 5 घंटों में भरा जाता है या भर सकते हैं, भरा जाता है। एक टैंक है जिसको XYZ 3 नल है, उन 3 नल के माध्यम से अपन उस टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अगला है पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है। जो पाइप Z है, पाइप Z पाइप Y से या नल Y से 3 गुना तेज है, 3 गुना तेज है। ठीक है, मान लिया। और पाइप Y पाइप X से 2 गुना तेज है, और पाइप Y पाइप X से 2 गुना तेज है, ठीक है, 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को पाइप X अकेले भरने में कितना समय लगेगा? पानी के टैंक को पाइप X जो भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई एक XYZ प्रकार का कोई टैंक है, एक टैंक है जिसको XYZ 3 प्रकार के नल है, वो उनको भरने में 5 घंटे लेता है। कितना घंटे लेता है? 5 घंटे लेता है उन XYZ तीनों मिलकर। अपने हमारे पास इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, इनकी क्षमता दे रखी है कि पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है और पाइप Y पाइप X से 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को भरने में जो X है वो कितना टाइम लेगा, कितना पाइप भरने को X कितना टाइम लेगा। अपन इसको करते हैं X Y Z 3 प्रकार के नल है, इनकी एफिशिएंसी क्या दे रखी है कि पाइप Z Y से 3 गुना तेज है और पाइप Y पाइप X से 2 गुना तेज है। तो यहाँ पे 2 मान लिया और यहाँ पे 1 मान लिया। आ गया पाइप Y पाइप X से 2 गुना तेज है तो X से 2 गुना तेज हो गया। अगला दे रखा है पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है तो यहाँ पे 6 लिख लिया, 3 गुना तेज हो गया। पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है, 2 गुना 3 2 3 6 तो 3 गुना तेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये मिलकर तीनों मिलकर एक जो काम है, एक दिन में जो काम कितना करे, 6 दूनी 8 और 1 9, मतलब कहीं ना कहीं 9 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, 9 काम कर रहे हैं या 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, 9 काम करे, 9 की एफिशिएंसी कुछ मान सकते हैं, 9 की एफिशिएंसी या 9 की क्षमता एक साथ मिलकर ये एक दिन में या 1 घंटे में 9 काम कर सकते हैं। हमारे पास टोटल काम कितना है? 5 घंटे है, मतलब 5 घंटे भर सकते हैं भाई। XYZ तीनों मिलकर किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं, तीनों मिलकर। अपन तीनों की बात कर रहे हैं। अगर 1 घंटे में 9 काम करे तो 5 घंटे में कितना काम करेंगे? 9 × 5 45 काम। कितना काम करेंगे? 45 काम या 45 काम करेंगे या 45 घंटे काम करेंगे। ठीक है, कितना? अगर तीनों मिलकर एक बार में 9 काम कर रहे हैं तो 5 घंटे में तीनों भर के अपन क्वेश्चन में दे रखा कि XYZ एक टैंक है, वो तीनों मिलकर 5 घंटे में टैंक को भरते हैं। अब अपन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 9 × 5 45 घंटे हो गए। अब क्या पूछा है? X की एफिशिएंसी पूछी है, तो X एक बार में 1 घंटे में एक काम करता है तो 45 से काम कितने घंटे में करेगा? 45 घंटे में। ये आंसर आ गया। ठीक है, 45 काम था, एक घंटे में एक काम करता तो 45 काम कितने घंटे में करेगा? 45 घंटे में करेगा। ठीक है, उतार लीजिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन न समझ में आ रहा हो तो आप मेरे को दोबारा से पूछ सकते हो या मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। मैं आपकी जो क्वेरी है वो सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 48 लोग किसी काम को, 48 लोग है या मेन है या पीपीएल है, लोग किसी काम को कितने दिन में? 17 दिन में कर सकते हैं। 17 दिन में
कर सकते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है 6 दिन बाद चार कामगार काम छोड़ के चले जाते हैं। क्या कर रहा है कि 6 दिन बाद 4 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में पूरा काम कितने दिन में होगा? अब काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? अब काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं कि 48 लोग हैं वो किसी काम को 17 दिन में खत्म करते हैं। अब 6 दिन काम कर लिया उन लोगों ने मिलके, भाई 17 दिन में काम करते हैं। 48 लोगों ने 6 दिन काम कर लिया। काम करने के बाद में 4 लोग हैं वो छोड़ के चले गए, भैया हमको तो काम नहीं करना, हमको तो काम है नहीं करना। तो 4 लोग काम छोड़ चले गए। पीछे जो लोग बचे हैं 4 गए, 6 दिन बाद 4 लोग चले गए। 6 दिन बाद 4 लोग चले गए। अब वो लोग बोल रहे हैं कि भाई अब जो तुम लोग बचे हो, अब आप इस काम को कितने दिनों में निपटा दोगे, कितने दिन में खत्म कर दोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो 48 लोग हैं, उनको 17 दिन में काम कंप्लीट करना था। 48 लोगों को 17 दिन में काम कंप्लीट करना था। बट क्या हुआ कि 6 दिन तो उन्होंने काम कर लिया, भाई 6 दिन तो उन्होंने काम कर लिया। अब काम कितने दिन का बचा है? 11 दिन का। और करना कितने लोगों को था? 48 लोगों को था। भाई 48 लोगों को लगभग 17 दिन में काम करते हैं। ये टोटल काम है हमारे पास। भाई 48 लोग हैं वो 17 दिन में किसी काम को निपटा देते, पूरा कर देते हैं। अब 6 दिन तो उन्होंने काम कर लिया। अब जो काम बचा है वो 11 दिनों का तो बचा है ना। 48 लोग इससे काम, अगर वो 6 दिन बाद में 4 लोग नहीं जाते तो जो काम बचता वो 48 लोग मिलकर 11 दिन में कंप्लीट करते कि नहीं करते? भाई जब 48 लोग 17 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिन काम कर लिया, तो जो मिलकर 48 लोग हैं वो 11 दिन में काम कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे? बट क्वेश्चन आगे बोल दिया कि नहीं भाई 48 में नहीं करना है। 6 दिन बाद में 4 लोग चले गए। कितने लोग बचे हैं हमारे पास? 44 से बचे हैं। कितने बचे हमारे पास? 44 से बचे हैं। अब करो काम, ये टोटल काम है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं भाई 48 नहीं है तो 44 ही आपके पास। 4 लोग चले गए, कोई नहीं चले गए तो अपन इसे काट देंगे 4, इसे काटा तो 4 दूनी 8, 12 दिन में करेंगे भाई। अब कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। आया क्वेश्चन समझ में? ये करना है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि यहाँ पे जो बचे हैं, मतलब जो काम हमारे पास बचा है, जितने दिनों का काम बचा है और जो टोटल लोग हमारे पास है वो काम यहाँ पे करना है। और जो क्वेश्चन में पूछा है कि जितने दिन लोग चले गए, कितने दिन बाद में चले गए, वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मेन कर दिया, ये मेन है टोटल, ये हमारे पास दिन है, यहाँ पे बचे हुए मेन और यहाँ पे एक्स और लिख दीजिए। ये एक्स क्या है? ये एक्स है दिन, कि हमारे पास कितने दिन में काम होगा। ये एक्स की वैल्यू है 12 दिन आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि यहाँ पे टोटल जो काम आपने बस बचा है, टोटल काम हमारे पास जो बचा है अभी, जैसे 48 लोगों को ये काम 11 दिन में कंप्लीट करना था अगर छोड़ के नहीं जाते। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 लोग छोड़ के चले गए तो 44 लोग बचे हमारे पास। और एक्स दिनों में, मतलब कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पे जो कितने दिन है वो अपन ने एक्स मान लिया, तो 44 इंटू एक्स है, तो 12 दिनों में ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करना है। उतार लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, वो है कि कोई वस्तु है, इसको 595 में बेचने पर मुझे 19% का लाभ होता है। मतलब कोई वस्तु है उसको 595 में 595 में सेल करने पर या बेचने पर या सेल करने पर कितना परसेंट है? 19%। क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है या लाभ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आगे बता रहा है कि यदि इसे 475 बेचा जाता, यदि इसे 475 रुपए में, 475 रुपए में क्या किया जाता है? बेचा जाता है या सेल किया जाता है? बेचा जाता या सेल किया जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, लाभ या प्रॉफिट या लॉस या हानि होती?
क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं मैं कि 595 में 595 में बेचने पर या सेल करने पर एक वस्तु पर 19% का अपन को लाभ हो रहा है। 19% क्या हो रहा है, अपन को लाभ हो रहा है। यदि इसे मैं 475 रुपये में बेचता या सेल करता, यदि इसे 475 रुपये में बेचा जाए या सेल किया जाए तो कितने परसेंट का हमारे पास लाभ या प्रॉफिट, लाभ या हानि होगी या प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 595 बेचने में हमारे पास कहीं नहीं कहीं 19% का लाभ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 100% की ना हो गई, 119% की है या नहीं, आप बताइए मेरे को। अगर इसको 595 में अपन बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं 19% का अपन पास लाभ भी तो हो रहा है ना। अगर अपन ने ये वस्तु 100 रुपये में खरीदी है तो कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू है वो 119 रुपये अपन को मिला कि नहीं मिला, ये मेरे को आप बताइए। अगर 595, अगर इस वैल्यू को अगर 595 ना मानते अपन, इसको अपन 100 मान लेते हैं। अगर कोई 100 रुपये की वस्तु पर अपन को 19% का लाभ दे रहा है, अगला 19% अपन को लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस वस्तु को अपन को 119 रुपये मिल रहे कि नहीं मिल रहे। 100 रुपये का 19% कितना होता है, 19 रुपये तो होता है ना। तो कहीं ना कहीं उस पर अपन को 19 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब 119 की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, वो चीज़ है। अगर 595 पे 19% का लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये 595 119 की क्या है, वैल्यू है, और अपन को 100 की निकालनी है। क्योंकि अपन को 100 की क्यों निकालनी है, अपन को आगे 475 में से अभी भी देखना कि 475 में बेचने में अपन को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसको इसे काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 बार जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपये, कितना आ गया, 500 रुपये। कहने का मतलब है कि वो वस्तु मैंने 500 रुपये में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, 500 में खरीदी थी, और 595 में बेचने पे मेरे को 19% का लाभ हो रहा था। इसलिए 500 में खरीदी थी, 19% का लाभ हो रहा था, 595 में मैंने उसको बेच दी। तो कहीं ना कहीं वो वस्तु मेरे को 500 रुपये में आ रही थी, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं अब आपको 475 में बेचना है। तो अगर कोई वस्तु मैंने 500 रुपये में खरीदी है, उसको मैं 475 में बेच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को 25 रुपये का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, हानि हो रही कि नहीं हो रही है। कोई वस्तु को आप 500 रुपये में लेके आ रहे हैं और बोल दिया भाई मेरे को 475 में चाहिए, तो आपको 25 रुपये घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। वही मेरे पास यहाँ पे 25 रुपये घाटा हो रहा है, बट इसने परसेंट पूछ लिया भाई। अगर रुपये पूछा होता तो अपन 25 रुपये पे टिक कर देते, बट इसने क्या बोला है, परसेंट बोला कि परसेंट निकालिए, तो परसेंट निकाल देते हैं। 25 का नुकसान हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 500 रुपये पे। भाई मैंने 500 में खरीदी थी, 100, 25 दूनी 50, 2 को यहाँ से करेंगे तो 20%, कितने की हानि हो रही है, 20% की मेरे को क्या हो रही है, हानि हो रही है भाई। ठीक है, 20% की क्या हो रही है मेरे को यहाँ पे, सॉरी 25 दूनी 50 तो है, 2 इससे सॉरी 20 काटापीटी में गलती करती भाई। 25 दूनी 50 20 और इसको 20 से करेंगे तो 5% तो आ रही है ना, सॉरी 5% आनी, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 2 ही मान लिया था। 25 दूनी 50 के 0 भी तो है ना, तो 20% है, तो 20 को अपन इससे करेंगे तो 5% की आनी आ रही है मेरे पास। तो कितनी आएगी, 5% की आनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन उतार लीजिए आप, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बताइए, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में तो आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, आपको क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर वो नहीं समझ में आ रहा हो, आपका कोई नया क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे को बता सकते हो। मैं आपको आपका जो डाउट होगा वो बिल्कुल आपको मैं सोल्व करवा दूंगा, आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, जल्दी मैं यूपी पुलिस के लिए भी हिंदी का जो हिंदी होती है वो पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मैं हिंदी के लिए आपके पास वीडियो डालूँ तो आपको पता लग जाए कि हाँ आज से हिंदी का कोर्स स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जब हिंदी स्टार्ट करूँगा तो डायरेक्टली मैं आप फिर क्वेश्चन जैसे वीडियो है वो डालता रहूँगा, ताकि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए एग्जाम से पहले। तो आप इस वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करके मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी आपके पास जो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो जब भी हिंदी का बैच स्टार्ट हो, मैं हिंदी स्टार्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का जो महत्तम समापवर्ती है या HCF है वो 11 है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती है या HCF कितना है, 11 है। ठीक है, फिर है उनका एलसीएम
उनका एलसीएम लघुत्तम समापत्ति है 330 है, 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 है, ये 330 है भाई, यदि उनमें से एक संख्या 55 है, उनमें से एक संख्या 55 है, 55 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं मैं कि दो संख्याओं का जो महत्तम समापत्ति है या एचसीएफ ऑफ गैर है, उनका जो दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 330 है। यदि उनमें से एक संख्या अपन को 55 दे रखी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ या महत्तम समापत्ति या एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इन चारों में से कोई 3 दे रखी होगी, एक पूछी होगी, इन चारों में से 3 दे रखी होगी, एक पूछी होगी। जैसे क्वेश्चन में अपन को फर्स्ट संख्या दे रखी है, 2 अपन को एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, सेकंड संख्या पूछी है, तो अपन डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। अपन को फर्स्ट संख्या क्या दे रखी है, इसने पहली संख्या दे रखी है 55, दूसरी अपन से पूछी है, एलसीएम कितना दे रखा है 330 और एचसीएफ कितना दे रखा है इसने, एचसीएफ दे रखा है 11। ठीक है, इसको काटेंगे, 11 से इसको काटा तो कितनी बार गया 5 बार, 5 को इसे काट दो, 6 5 जो 30 है और 6 5 जो 30 66, तो सेकंड संख्या हमारे पास कितनी आ गई, निकल के आ गई 66। ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में, छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या इन 4 में से अपन को 3 चीज दे रखी होगी, एक पूछी होगी, 3 की वैल्यू दे रखी होगी, एक ही पूछी होगी। तो जैसे यहाँ पे 3 की वैल्यू दे रखी है, अपन को फर्स्ट संख्या दे रखी है और एचसीएफ और एलसीएफ दे रखा है। तो फर्स्ट संख्या मैंने यहाँ पे पुट कर दी 55 और एलसीएम 330 दे रखा, तो 330 से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इंटू 11 कर दिया, तो इसको काटा तो हमारे पास सेकंड संख्या निकल के आ गई 66। ठीक है, उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर भी याद करने के लिए दे देता हूँ। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, दो संख्या है, सेम ये क्वेश्चन है, उसका एक का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कितना है, लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति कितना है। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 4284, 4284 और एचसीएफ है 32 है, एचसीएफ कितना है 32 है। ठीक है, उनमें से पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 672। यदि एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, दो संख्याओं का जो एलसीएम है या एचसीएफ है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएफ और एचसीएफ 4285 और 32 है। यदि इनमें से एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए, उतार लीजिए। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, आपको नहीं समझ में आया हो तो, कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 4284 और 32 है। यदि एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना है, लिख के बताना है इसका आंसर क्या होगा। और फिर भी आपको क्वेश्चन ना आए तो हम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको आपका जो नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट है वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, उतार लिया होगा आपको आपने क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है एक सिंप्लीफिकेशन से, वो है 2 की पावर 8 - 1 अपॉन √2 की पावर 12। ये क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, कीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन होगा हमारे पास 2 की पावर 8 है, -1 है, तो 2 की पावर 8 कितनी होती है। चलो इसको तो अपन सोल्व कर लेंगे, पहले तो अपने इसे वालों कर लेते हैं अपॉन। अब √2 है तो √2 को अपन 2 बनाएंगे, तो 2 कैसे बनेगा, √2 क्या होता है, √2 × √2 कितना होता है 2 होता है, √2 × √2 कितना होता है 2 होता है।
√2 इंटू √2 कितना होता है, √2 होता है। तो कहीं ना कहीं ये √2 है, तो इस √2 को अपन 1/2 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये √2 है, ये 2 का आधा भागी तो है ना भाई, √2 मिलके तो 2 बनाते हैं ना, √2 मिलके 2 बनाते हैं भाई। अगर एंड रूट मिल लग गया तो कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं वो एक इसका जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं कम हो गया ना। अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 आएगा ना। 2 को बनाने के लिए अपन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डायरेक्टली इसको आधा कर दीजिए भाई, √2 है तो 2 की पावर अपन बनाएंगे तो या तो इसको डायरेक्टली आधा कर दीजिए या 1/2 कर दीजिए, तो √2 की पावर 1/2 और यहाँ पे आ गया 12, तो इसको काटेंगे तो 6 आ गया। तो कहने वाला डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 8 माइनस 1/2 की पावर 6। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ समझ लोगे कि मैंने 2 की पावर 6 क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे 12 थी और 2 की पावर रूट की पावर मतलब 2 की पावर रूट है, मतलब 2 रूट के अंदर है, तो रूट को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं इस √2 मिलके 2 बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये √2 है वो 1/2 का 1/2 है, 2 का 1/2 है, 2 का 1/2 है, 2 का क्या है 1/2 है, 2 का 1/2 है, ठीक है। तो 2 का 1/2 है तो इसको काटेंगे तो 2 की पावर 6 आ गई। 2 की पावर 8 कितनी होती है, 256 होती है, -1 किया तो 255 आ गया, और 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है, ये आंसर हो गया, ठीक है। 2 की पावर 8 कितनी होती है, 256 होती है, इसमें से -1 करेंगे तो 255 आया, और 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है, तो ये 64 आ गया, उतार लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उतार लिया आपने अच्छे से, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि ये कोई मॉल है, उसमें किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी कर दी गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि कोई शॉपिंग मॉल है, क्या है, एक शॉपिंग मॉल है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में पहले 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी कर दी गई, ठीक है। पहले 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी कर दी गई। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, वृद्धि या कमी क्या होगी, ठीक है। कहने का मतलब ही कोई शॉपिंग मॉल है, कोई दुकान है, या कोई कुछ भी है, मतलब अपन को उससे तो मतलब क्या है कि शॉपिंग मॉल जो है कि दुकान कुछ भी हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई भी शॉपिंग मॉल या कोई दुकान है उसमें 10% की किसी वस्तु की लागत में, कोई वस्तु का जो मूल्य है उसमें पहले 10% की उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया या बढ़ा दिया, उसके बाद में 10% को उसने वापस कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। जो भी 10% बढ़ा हुआ था उस पर 10% को उसने इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, पहले बढ़ाया फिर कम कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, डायरेक्टली करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले 10% की वो वृद्धि कर रहा है और फिर 10% की वो कमी कर रहा है, पहले 10% की वो वृद्धि कर रहा है फिर 10% की कमी कर रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए और परसेंट पूछे अपने से, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछे, तो कुछ नहीं करना, 10 × 10 जो भी यहाँ पे वृद्धि और कमी है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आएगा 1%, और 1% क्या आएगा। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, तो अब दोबारा शुरू करते हैं। अपन उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिस क्वेश्चन पे अपन रुके थे। तो क्वेश्चन था कि कोई भी शॉपिंग मॉल है, वो क्या करता है कि कोई भी वस्तु पर या लागत पर पहले 10% की कमी करता है, या 10% की पहले वृद्धि करता है, फिर 10% की कमी कर देता है। इस वजह से कमी कर देता है। तो उस पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है कि कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी।
कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। मैं क्वेश्चन दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन है कि कोई भी शॉपिंग मॉल है, उस शॉपिंग मॉल में कोई भी वस्तु की लागत में पहले 10% का इंक्रीज कर दिया जाता है या 10% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके बाद में 10% का डिक्रीज कर दिया जाता है, 10% की कमी कर दी जाती है। इन दोनों की वजह से उस वस्तु की जो वृद्धि या कमी पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, मतलब उसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या होगा, वो परसेंटेज बचपन को बताना है कि इस क्वेश्चन में उस पर वृद्धि होगा कि लॉस होगा। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि पहले 10% की वृद्धि हो रही है, बस 10% की कमी हो रही है, और उस पर से कुल परसेंट की वृद्धि या कमी क्या होगी, उससे उसको लाभ होगा, लाभ या लॉस, या लाभ या हानि, या प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस उसका क्या होगा, लाभ या हानि क्या होगी उसमें, उन दोनों की वृद्धि और कमी करने की वजह से, इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा। तो इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना, जो भी आप परसेंट दे रखा है, जैसे 10% दे रखा है, 10 × 10/100 क्या आएगा, 2 कट गया, 1% की क्या आएगा, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, कमी आएगी, 1% की कमी, या उससे हमेशा क्या होगा, इस सौदे में हमेशा उसके पास क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा हानि होगी, हमेशा क्या होगी, लॉस होगी, हमेशा हानि होगी, क्या होगी, हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में चाहे उसने 10% दे रखा हो, चाहे 5% दे रखा हो, चाहे 20% दे रखा हो, चाहे 25% दे रखा हो, चाहे 30% दे रखा हो, चाहे 35% दे रखा हो, चाहे 20% दे रखा हो, कितना परसेंट दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा अगर वो पहले 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% को इंक्रीज कर रहा है, फिर 10% की कमी कर रहा है, 10% को डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में फिर लास्ट में अपन से उसका उन दोनों के सौदों पे उसमें लाभ या हानि पूछी हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमेशा उसमें हानि ही होगी, हमेशा याद रखना। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन में प्रॉफिट वाले ऑप्शन हो तो प्रॉफिट वालों को आप वहीं पे कट कर देना, प्रॉफिट कभी नहीं होगा ऐसे क्वेश्चनों में, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में कमी होगी, लॉस होगा। आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला इसी क्वेश्चन का और भी देखा होगा, वो देखा होगा a - b - ab × 100। ये क्वेश्चन आपने ए ऑप्शन भी आपने फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो इसमें भी आप पुट करके दे सकते हो। ए की वैल्यू 10 - 10 - 10 × 10/100, 10 से 10 कट गया, यहाँ से 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 1, यानी हमेशा हानि होगी। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, हानि होगा, लॉस होगा, हमेशा हानि होगा, लॉस होगा। ये क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। तो किसी भी फॉर्मूले से आपको जो भी समझ में आ रहा हो, किसी फॉर्मूले से आप करो, बट ये चीज का आप ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हमारे पास लॉस होगा, हानि होगी। कोई भी यहाँ पे चाहे 10% दे रखा हो, चाहे 20% दे रखा हो, चाहे 50% दे रखा हो, चाहे 5% दे रखा हो, कितना परसेंट भी दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चनों में हमारे पास हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा, हानि होगी। ठीक है, उतार लीजिए क्वेश्चन को, फिर चलते हैं अपन आगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को उतार लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो है हमारा, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल 0 है, तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान या वैल्यू क्या होगी। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है, तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा। तो पहले तो अपन देखते हैं कि इसमें थीटा की जगह क्या रखी है। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह 45 रख लेता हूँ, थीटा की जगह 45 डिग्री रख लेता हूँ। अब आप बोलोगे कि आप थीटा की जगह आपने 45 ही क्यों लिख रखा, थीटा की जगह आपने 45 ही क्यों रखा, इसका मैं आपको वो देता हूँ, जवाब देता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू अपने 45 लिखी है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 माइनस, इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 45। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा मैंने थीटा की जगह 45 रखा है, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 से 1/2 कट गया, 0 आ गया। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, मैंने 0 यहाँ पे भी ला दिया। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मैंने इससे जो यहाँ पे मेरे को वो दे रखी थी, इसने इक्वेशन दे रखी थी, क्वेश्चन में मैंने उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैं उस थीटा की वैल्यू 45 रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 0 करना था, कोसाइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 करना था, मैंने साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 कर दिया। तो कहीं ना कहीं फिर थीटा की वैल्यू में 45 पुट कर सकता हूँ। अब हमने से जो ऑप्शन पूछा उस ऑप्शन में पुट कर दीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये अपन से पूछा है। थीटा की जगह मैंने 45 रखा है, तो साइन
4 थीटा की जगह 45 रखा तो 1/√2। 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कोस, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी, प्लस कोस थीटा की जगह क्या रखा है मैंने 45 रखा है, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, इसकी पावर 4 कर दी, प्लस टेन थीटा की वैल्यू 45 है तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पावर 4 देखिए तो 4 इसके ऊपर आ गई। ठीक है, तो 1/√2 की पावर 4 है तो 4 कितना क्या आ गया 1/4, 1/√2 की पावर 4 है तो कितना आ गया 1/4 आ गया, a की पावर a स्क्वायर है तो 1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, यहाँ पे 1 आया, 1 आया, यहाँ पे कितना आया 4 आया, तो 6/4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3/2, यह आंसर आ गया 3/2, यह आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से देखिए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है, तो मैंने यहाँ पे थीटा की जगह 45 वैल्यू पुट कर दिया। 45 वैल्यू पुट करके मैंने आपको दिखा भी दिया कि 45 वैल्यू मैंने क्यों पुट की है, वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद में जो भी थीटा की वैल्यू थी वहाँ पे मैंने जहाँ पे थीटा था वहाँ पे 45 की मैंने पुट कर दिया, और जो भी साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और जो भी स्क्वायर या वहाँ पे जो भी पावर थी मैंने पावर यहाँ पे लगा दी, और इसको मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया, या हमारे पास 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था, जैसे बीच क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो एलसीएम एचसीएफ वाला। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, इन क्वेश्चन को आप दोनों क्वेश्चनों को आपको करना है, और आपको मेरे को इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को लिख के बताना है कि आंसर क्या आएगा। इन दोनों क्वेश्चनों पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 9 है, दो संख्याओं का योग क्या है 9 है, उनके व्यक्तक्रम का योग, उनके व्यक्तक्रमों का योग 1/2 है, उनके व्यक्तक्रम का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक है, इन संख्याओं में से एक है, इन संख्याओं में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं कि दो संख्याओं का योग कितना है 9 है, उनमें उनके जो व्यक्तक्रम है, व्यक्तक्रम होता है कि उल्टा, मतलब जैसे 3/2 है, 3/2, 5/2, ऐसे उल्टा जिनका व्यक्तक्रम है, इनका उल्टा है, उनका योग क्या है 1/2 है। इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है, इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन अपन से पूछा है। इनके ऑप्शन भी आपको देता हूँ, ऑप्शन है 6, दूसरा आएगा 2, तीसरा है 5 और चौथा है 4। ठीक है, ये ऑप्शन है, या आप डी मान लीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं आया तो यहाँ पे सी मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे ए मान लीजिए। ठीक है, 6, 2, 5, 4 ये ऑप्शन है। अगर आपको ऑप्शन भी चाहिए तो मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक है, तो ये था आज की अपनी क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपने अच्छे से समझा होगा। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप कीजिए, इनके आंसर है जो मैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इन दोनों क्वेश्चनों पे डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इससे पहले मैंने 3 क्लास ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है अभी तक तो आप जाके वो क्लास पहले देख सकते हैं। वो भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।